हाँ जी साथियों, नमस्कार। वीणा पाणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में कुछ बच्चों का कमेंट था कि आवाज़ थोड़ी सी मतलब स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, तो उसको आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हो। यूट्यूब में 0.75 पे भी आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा फास्ट इसलिए अपलोड कर दिया ताकि जिन बच्चों के पढ़ा हुआ है उनको ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर भी उसकी तुलना में आज थोड़ी सी स्पीड कम करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, पिछले वीडियो में मैंने आपको इमेज दिखाने की कोशिश की थी, जैसे आपको अभी इमेज दिख रही होगी 1857 की क्रांति। वैसे मैंने अलग अलग राजाओं की, एनफील्ड राइफल की, मंगल पांडे की और बहादुर शाह जफर की, सभी की आपको इमेज दिखाई थी ताकि आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, तो वो तो बच्चों को पसंद आया था। तो स्पीड का जो मामला है तो मैं आज थोड़ी सी स्लो कर दूंगा, और फिर आपको फिर भी अगर कम या ज़्यादा अगर कम लगे तो आप तेज करके देख सकते हैं, या आपको तेज लगे तो उसको थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे हम। 1857 की क्रांति में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था एरनपुरा। एरनपुरा का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं क्या चीजें हुई थी। तो एरनपुरा में हमने क्या देखा था कि एरनपुरा छावनी का गठन कब किया गया था? तो 1835 में किया गया था। एरनपुरा की छावनी में कौन सी टुकड़ी थी? तो जोधपुर लीजियन की टुकड़ी थी। एरनपुरा की जो छावनी थी, उस छावनी में विद्रोह सबसे पहले कब हुआ था? 21 अगस्त को हुआ था। ठीक है, एरनपुरा का जो क्षेत्र है ये किस जगह पड़ता है? तो ये पाली में पड़ता है। और किस राजा के अधीन आता था? तो जोधपुर के राजा के अधीन आता था। जोधपुर के शासक कौन थे? तो जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन। ये चीजें हमने देखी थी। फिर हमने ये देखा था कि 1857 की क्रांति में राजस्थान के एडीजी कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये चीजें मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक, एरनपुरा की क्रांति हमने पढ़ी थी कि एरनपुरा का क्रांति कब हुई थी? 21 अगस्त को। किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले क्रांति की गई थी 90 पूर्विया सैनिकों के द्वारा, जब वो आबू गए हुए थे। उन्होंने आबू में एजीजी का जो पुत्र था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, वह जेडी हॉल, उन दोनों को घायल कर दिया था। फिर वो वापस एरनपुरा की छावनी में आए थे और उन्होंने क्रांति कर दी थी। आपसे पूछेंगे कि क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप क्या जवाब दोगे? शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, शीतला माता, ये ध्यान में रख लेना। शीतला माता से, शीतला से याद रख लेना शीतल प्रसाद, माँ से याद रख लेना मोती खां, और ता से याद रख लेना तिलक राम। तो इन तीनों के नेतृत्व में क्रांति क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और तारीख आपको याद रखनी है कब? 21 अगस्त को। क्रांतिकारी जो थे उन्होंने एरनपुरा की छावनी को लूटा और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए वो दिल्ली की ओर जा रहे थे। पाली में वो थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि वहां पे उनकी मुलाकात किससे होती है? कुशाल सिंह चंपावत से। पूछ सकते हैं किस स्थान पे? तो याद रखना खेरवा नामक स्थान पे कुशाल सिंह चंपावत से क्रांतिकारियों की मुलाकात हो जाती है। कुशाल सिंह चंपावत उनको अउवा लेके चले जाते हैं, और कुशाल सिंह चंपावत जो थे उनका जोधपुर के राजा तख्त सिंह के साथ अनबन चल रही थी। तो कुशाल सिंह चंपावत ने सेना को संगठित करने के लिए और भी जो सामंत थे उनको पत्र लिखे। तो कुछ सामंतों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे आलनियावास के अजीत सिंह, उसके अलावा गुलर के बिशन सिंह, और आसोपा के शिवनाथ सिंह। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सामंत एकत्रित हो गए और लगभग 6000 की सेना कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में तैयार हो गई। ये खबर जब राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास गई तो वो चिंतित हुए, और उन्होंने जोधपुर के शासक तख्त सिंह को क्या लिखे? पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आप इस क्रांति का दमन कीजिए। जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने दो व्यक्तियों को अगवा भेजा था। कौन कौन से दो व्यक्ति थे? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हीथकोट, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ओनाड सिंह। इन दोनों के नेतृत्व में जोधपुर की सेना आई। 8 सितंबर को पिथौरा नामक स्थान पे कुशाल सिंह चंपावत से युद्ध होता है। इस युद्ध में ओनाड सिंह जो थे वो मारे गए थे, और कुशाल सिंह चंपावत जो थे वो ये युद्ध जीत गए। जब ये खबर फिर से राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास गई तो वो बड़े क्रोधित हुए, और उन्होंने खुद सेना लेकर वो अजमेर से रवाना हो गए थे। तो अजमेर से आए थे एजीजी जो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और जोधपुर से जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था मेक मोशन, वो सेना लेकर आए। दोनों की सेनाएं एक स्थान पे आके रुकी थी जिसका नाम था तेलावास, और इस युद्ध को हम तेलावास का युद्ध भी बोलते हैं, या इसको हम गोरे काले का युद्ध भी बोलते हैं। गोरे कौन थे? अंग्रेज, और काले कौन थे? हम, यानी सामने जो कुशाल सिंह चंपावत है। तो ये युद्ध होता है कब? 18 सितंबर को। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर को। और ये वाला युद्ध कब होता है? 18 सितंबर को।
इस तेलावास के युद्ध में भी खुशहाल सिंह चंपावत जो थे जीत जाते हैं। जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था मेघ मोशन, उसका सिर काट दिया जाता है और औवा के किले पे टांग दिया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रांतिकारियों ने गीत भी गाए थे कि ढोल बाजे संग बाजे बाजे बांकियो और मेघ मोशन रो सिर काट कर औवा के किले पर टांकियो, इस तरह से गीत गाए जाते हैं और यहाँ पे खुशहाल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। ये खबर जब भारत के गवर्नर जनरल जो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे उनके पास जब पहुंची तो उन्होंने एक जो अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना औवा की तरफ रवाना कर दी। खुशहाल सिंह चंपावत को लगता है कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो खुशहाल सिंह चंपावत दूसरे सामंतों से सहायता लेने के लिए जाते हैं और औवा के किले का भार किसको सौंप के गए थे, तो आपको ध्यान में रखना है लांबिया के ठाकुर थे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह। खुशहाल सिंह चंपावत जोध सिंह जो कोठारिया के सामंत थे उनके पास गए, केसरी सिंह जो सलूम्बर के सामंत थे उनके पास गए, उन्होंने थोड़ी बहुत उनको सहायता भी की, लेकिन कर्नल होम्स की सेना बड़ी थी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को औवा के किले को घेर लिया जाता है और 24 जनवरी को कर्नल होम्स जो है वो औवा के किले पे अधिकार कर लेते हैं। अंग्रेजों ने औवा के किले में लूटपाट की और वहां पे एक मूर्ति थी जिसका नाम था सुगाली माता, जिसको हम कहते हैं खुशहाल सिंह चंपावत की कुल देवी या 1857 की क्रांति की देवी। वो जो मूर्ति है उसको वहां से उठा के यानी औवा से लेके और उन्होंने कहाँ रख दिया था, अजमेर संग्रहालय में रख दिया था। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ है, तो पाली संग्रहालय में रखी हुई है। एक बार क्वेश्चन भी आया था इसके कितने सिर और कितने हाथ, तो आपको ध्यान रखना है 10 सिर और 54 हाथ, सुगाली माता की मूर्ति। तो इस तरह से औवा के किले को जीत लिया जाता है और उसके बाद खुशहाल सिंह चंपावत का पीछा किया जाता है। खुशहाल सिंह चंपावत ने 1860 ईस्वी में नीमच नामक स्थान पे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने खुशहाल सिंह चंपावत की जांच के लिए एक आयोग बनाया था जिसका नाम था टेलर आयोग। टेलर आयोग ने खुशहाल सिंह चंपावत को निर्दोष बता दिया और बरी कर दिया था। 1864 ईस्वी में खुशहाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो गई थी उदयपुर में और उसके बाद खुशहाल सिंह चंपावत के जो पुत्र थे देवी सिंह, वो औवा के नए ठिकानेदार बने थे। ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये सारी हमने घटनाएं पढ़ ली थी एरनपुरा की क्रांति के बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे, हमने सभी छावनियों की क्रांतियां पढ़ ली थी। नसीराबाद से स्टार्ट की थी, मैंने आपको एक कोड बताया था, नानी ए खाबा दे। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर और देवली। तो इसमें से चार जगह क्रांति हो चुकी है। 4 छावनियों में कौन कौन थी? नसीराबाद की क्रांति कब हुई थी, तो मैंने बताया था 28 मई को। और नीमच की क्रांति कब हुई थी? 3 जून को। एरनपुरा की क्रांति जो अभी मैंने बताई कब हुई थी? 21 अगस्त को। और देवली की क्रांति कब हुई थी? 5 जून को। तो 4 छावनियों में क्रांतियां हो चुकी है और 2 छावनियां कौन सी? खेरवाड़ा और ब्यावर। यहाँ पे कोई भी क्रांति नहीं हुई थी। तो हमने 6 सैनिक छावनियां पढ़ ली। आज हम इसके अलावा एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो है कोटा राज्य की क्रांति। कोटा राज्य की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं किस क्रांति के बारे में? कोटा राज्य की क्रांति। कौन सी है? कोटा राज्य की क्रांति। मैं इसको राज्य क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कोई सैनिक छावनी नहीं है, ये राज्य में क्रांति हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में सैनिक छावनी के अलावा किस स्थान पे क्रांति हुई या किस राज्य में क्रांति हुई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। ठीक है, कोटा में क्रांति की तारीख क्या है ये आपको याद रखनी है। 15 अक्टूबर 1857। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। जब कोटा राज्य की क्रांति हुई उस समय कोटा के राजा कौन थे? तो याद रखना, महाराव राम सिंह। नाम क्या है? महाराव राम सिंह। कोटा के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह। जिस समय कोटा में क्रांति हुई उस समय शासक कौन थे? तो महाराव राम सिंह। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो याद रख लेना, कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे पीए, उनका नाम था मेजर बर्टन। क्या नाम था? मेजर बर्टन। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोटा के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह। और पीए कौन थे? मेजर बर्टन। इसके अलावा कोटा राज्य में 2 नाम आपको और याद रखने हैं। एक तो जो महाराव जो थे राम सिंह, इनके वकील थे जिनका नाम क्या था? ये कौन थे? ये थे वकील जिनका नाम था जय दयाल भटनागर। क्या था? जय दयाल भटनागर। जय दयाल भटनागर। और एक जो थे जिनका नाम था जिसका पोस्ट थी रिसालेदार की। किसकी? रिसालेदार की। और जय दयाल भटनागर और इनका नाम था मेहराब खां। क्या नाम था? मेहराब खां। मेहराब खां। अब देखो, राजा तो राम सिंह है, पीए कौन है? मेजर बर्टन है।
वकील कौन है? जयदयाल भटनागर। वकील का काम क्या होता है? जो आज काम होता है पहले वही काम होता था। आज वकील क्या करता है? यानी क्लाइंट और जज के बीच में जो भी बात होती है उसको पेश करता है। तो उस समय भी वही होता था कि राम सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो भी बातचीत होती थी उसका रिकॉर्ड रखना, उनकी बातों को पेश करना, सारा काम किसका होता था? जयदयाल भटनागर का। और रिसालेदार का मतलब क्या होता है? रिसाला हम किसको बोलते हैं? रिसाला हम बोलते हैं सेना को। तो रिसालेदार मतलब सेना का जो अध्यक्ष था वो कौन था? मेहराब। ठीक है, तो ये चार नाम आपको याद रखने, राम सिंह, बर्टन, जयदयाल भटनागर और मेहराब खां। होता क्या है, कोटा राज्य में कुछ दिन पहले ही होता क्या है कि ये जो जयदयाल भटनागर है और मेहराब खां है, इनको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है। राम सिंह के साथ इनकी थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजों ने राम सिंह के कान भरे थे कि ये जो अधिकारी हैं ये ढंग से काम नहीं कर रहे, तो इनको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है। जब इनको पोस्ट से हटा दिया जाता है तो ये राज्य में क्रांति करने की योजना बनाते हैं। जब ये योजना बना रहे होते हैं तो इसकी जो खबर है वो किसको मिल जाती है? मेजर बर्टन। मेजर जो बर्टन जो था उस समय नीमच गया हुआ था। जैसे ही मेजर बर्टन को खबर मिलती है कि जयदयाल और मेहराब खां कोटा राज्य में भी क्रांति कर सकते हैं, तो 15 तारीख को क्रांति हुई थी ना। मेजर बर्टन जो थे ये 14 अक्टूबर को, कब? 14 अक्टूबर को कोटा पहुंचते हैं और राम सिंह से मिलते हैं। 14 अक्टूबर को ये कोटा पहुंचे और राम सिंह को इन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार किया जाए और उनको कल के कल फांसी दी जाए। जब ये चीज पता चली कि जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार करना है और फांसी देनी है, तो वहां पे एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम क्या था? नंद किशोर। क्या नाम था? नंद किशोर। ये जो नंद किशोर थे, ये जो थे ये राम सिंह के सलाहकार थे। कौन थे? राम सिंह के सलाहकार थे। जब मेजर बर्टन राम सिंह से बात करके चला गया, तब नंद किशोर जी ने कहा कि देखो ये चीज सही नहीं है, हमने उनको पोस्ट से तो हटा दिया, लेकिन ऐसे अनैतिक रूप से किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। तो राम सिंह ने नंद किशोर जी की बात नहीं मानी। नंद किशोर जी ने ये बात जाके और इन दोनों को बता दी कि कल आपको गिरफ्तार किया जाएगा और फांसी दी जाएगी। ये बात कब की है? ये 14 अक्टूबर की बात है। 15 अक्टूबर को जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हो जाती है और कोटा राज्य में क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। कोटा राज्य में क्रांति हो गई और यहाँ पे सेना की दो टुकड़ियां थी जिनका नाम आपको याद रखना है। एक टुकड़ी का नाम है भवानी पलटन। क्या है? भवानी पलटन। और दूसरी टुकड़ी है जिसका नाम है नारायण पलटन। भवानी पलटन और नारायण पलटन जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना। दो टुकड़ियां हैं। क्या नाम है भाई? भवानी माता का नाम है, नारायण विष्णु जी का नाम है, याद रह जाएगा ना। भवानी पलटन और नारायण पलटन, ये जो दोनों सेना की टुकड़ियां थी और इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो जयदयाल और मेहराब खां ने। कोटा राज्य में क्रांति हो जाती है। मेजर बर्टन जो है इनका सिर काट देते हैं, इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और मेजर बर्टन का सिर जो है काट के, सॉरी, मेजर बर्टन का सिर काट के और पूरे कोटा राज्य में घुमाया जाता है। पूरे कोटा राज्य में घुमाया जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई अंग्रेजों का साथ देगा तो उसके साथ भी यही असर होगा जैसा मेजर बर्टन के साथ हुआ है। जब इस तरह की घटना हो जाती है तो राम सिंह जो थे, जो कोटा के शासक थे, इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था किसको समझाने के लिए? जयदयाल और देवीलाल को समझाने के लिए। इनको समझाने के लिए एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था देवीलाल। ये देवीलाल जो थे ये भी सलाहकार थे राम सिंह के। जब देवीलाल जयदयाल और मेहराब खां को समझाने के लिए आए, देवीलाल ने इनका विरोध किया, तो क्रांतिकारियों ने आवेश में आकर देवीलाल की भी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1857 की क्रांति में किस भारतीय की हत्या कर दी जाती है? तो व्यक्ति कौन है? देवीलाल। देवीलाल अच्छा नाम है ना, देवता के समान, देवी का लाल, जैसे भी याद रखो। देवीलाल की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। देवीलाल की हत्या हो गई और क्रांतिकारी पूरे जोश के साथ कोटा राज्य में क्या कर देते हैं? क्रांति कर देते हैं। अब जब इस तरह का माहौल कोटा में था तो कोटा के शासक को ऐसा लगा कि क्रांतिकारी किसी भी वक्त उनके महल में घुस सकते हैं और उनके महल में बच्चे हैं, औरतें हैं, रानियां हैं, उनको खतरा हो सकता है। तो याद रखना, राम सिंह ने अपनी जनानी ड्योढ़ी की रक्षा के लिए, जनानी हम किसको बोलते हैं? महिलाओं को। तो याद रखना, राम सिंह जो थे इन्होंने अपनी जनानी जनानी ड्योढ़ी की रक्षा के लिए किसको पत्र लिखे थे? तो याद रखना, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को। किसको? स्वरूप सिंह को राम सिंह जी ने पत्र लिखे। उन्होंने कहा कि स्वरूप सिंह जी आप सेना लेकर आइए और हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं
और महिलाएं हैं उनको सुरक्षित लेकर जाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में किस शासक ने अपनी जनानी जोड़ी की रक्षा के लिए पत्र लिखे थे? तो शासक तो आपको बताना है कि राम सिंह ने लिखे थे। किस शासक को लिखे थे? तो आपको जवाब क्या देना है कि स्वरूप सिंह, जो कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। मेवाड़ के शासक थे, उनको पत्र लिखे थे। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह से क्रांति पूरे राज्य में हो जाती है। कोटा के शासक जो थे राम सिंह, उनको अपने किले में ही नजरबंद कर दिया जाता है और लगभग कितने माह तक, याद रखना, 6 माह तक, 6 माह तक सुव्यवस्थित रूप से, ये लाइनें आप याद रखोगे क्योंकि कई बार पूछा गया है कि जनता द्वारा किया गया विद्रोह किस राज्य में किया था? तो आपका जवाब होगा कोटा राज्य में। जनता द्वारा कोटा राज्य में कितने माह तक सुव्यवस्थित रूप से शासन चलता रहा था? तो आपका जवाब होगा 6 माह तक। 6 माह तक जनता द्वारा यहाँ का जो था वो शासन चलता रहा था। ये आप ध्यान रखोगे, जनता द्वारा यहाँ का शासन चलता रहा। जनता द्वारा का मतलब क्या है कि भाई जयदयाल भटनागर और मेहराब खां ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया था। राजा जो थे यहाँ पे वो नजरबंद कर दिए गए थे 6 माह तक। अच्छा, अब देखो, जब ये घटनाएं हो रही थी, जब महाराज राम सिंह ने देवीलाल को समझाने के लिए भेजा था, तो देवीलाल की भी हत्या हो जाती है। तब राम सिंह को लगता है कि अब किसी बड़े आदमी को भेजना पड़ेगा या किसी धार्मिक आदमी को भेजना पड़ेगा जिसकी हत्या ना हो पाए। तो उन्होंने, राम सिंह ने एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम, कोटा में एक मंदिर है, कोटा में एक मंदिर है जिसका नाम है मथुराधीश मंदिर। मथुराधीश जो मंदिर है उसके महंत थे, उसके पुजारी थे, जिनका नाम क्या था? कन्हैया लाल जी गोस्वामी। क्या नाम है? कन्हैया लाल जी गोस्वामी। ये जो कन्हैया लाल जी गोस्वामी है, ये फिर आते हैं जयदयाल भटनागर और मेहराब खां को समझाने के लिए। कन्हैया लाल जी गोस्वामी ने जयदयाल और मेहराब खां को कहा कि इस तरह से क्रांति करना ठीक नहीं है। राजा अंग्रेजों के इतने हितैषी नहीं है, लेकिन वो दबाव में आके अंग्रेजों का भला कर रहे हैं, तो आप इस तरह राजा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जयदयाल और मेहराब खां ने कहा कि ठीक है, हम एक संधि करना चाहते हैं और उस संधि करने के बाद हम जो शासन है वो किसको सौंप देंगे? राजा को सौंप देंगे। कन्हैयालाल जी के कहने पर जयदयाल भटनागर और मेहराब खां और कोटा के शासक राम सिंह, इन दोनों के बीच एक संधि होती है। इन दोनों के बीच क्या होती है? एक संधि होती है। और संधि कौन करवाते हैं? कन्हैयालाल जी। संधि में क्या क्या शर्त, कितनी शर्तें थी? सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, तो याद रखना कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें। 9 शर्तों पे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। कितनी शर्तों पे? 9। कोटा राज्य की क्रांति में कन्हैयालाल जी ने जो संधि करवाई थी, कितनी शर्तों पे? 9 शर्तों पे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। बड़ी अजीब सी शर्तें होती हैं। जैसे 1-2 शर्तों की हम बात करते हैं। पहली शर्त ये थी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं महाराव राम सिंह ये आदेश देता हूं कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या कर दी जाए। दूसरी शर्त ये थी कि मैं महाराव राम सिंह अपना शासन जो है जयदयाल और मेहराब खां को सौंपता हूं। इस तरह से 9 शर्तें लगाई हुई। जब उन्होंने पढ़ा, राम सिंह ने पढ़ा, तो राम सिंह ने कहा कि मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता इस पे, तो ये गलत लिखा है आपने। तो जयदयाल और मेहराब खां ने कहा कि अगर आप हस्ताक्षर नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दबाव में आके और राम सिंह ने क्या किया था? इन 9 संधि शर्तों पे हस्ताक्षर किए थे। तो ये कहानी हुई। और ये संधि किसके द्वारा करवाई गई थी? कन्हैयालाल जी गोस्वामी, जो मथुराधीश मंदिर के क्या थे उस समय? महंत थे। खैर, इस तरह से संधि हो गई। जैसे भी 6 माह तक जनता द्वारा शासन चलता रहा। उसके बाद लास्ट में आप याद रख लेना, करौली के शासक थे जिनका नाम क्या था? मदन पाल सिंह। करौली के शासक कौन है? मदन पाल सिंह। और एक अंग्रेज अधिकारी और थे जिनका नाम था रॉबर्ट। करौली के शासक मदन पाल सिंह और अंग्रेज अधिकारी कौन? रॉबर्ट। ये दोनों सेना लेकर आते हैं और लास्ट में कोटा राज्य को मुक्त करवाते हैं, या कह सकते हो महाराव राम सिंह को मुक्त करवाया जाता है। कौन से राज्य की सेना आई थी? करौली राज्य की सेना आई थी। करौली के शासक कौन थे? तो करौली के शासक थे मदन पाल सिंह। उनके साथ कौन आए थे? तो रॉबर्ट। मदन पाल सिंह और रॉबर्ट की संयुक्त सेना आती है, कोटा पहुंचती है और कोटा में राम सिंह को मुक्त करवाया जाता है। और उसके बाद जयदयाल और मेहराब खां, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इन दोनों को फांसी दे दी जाती है। इस तरह से पूरे कोटा राज्य में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। आपको ये भी याद रखना है कि जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। और किसने मुक्त करवाया था? तो करौली के शासक मदन पाल ने मुक्त करवाया था। तो अंग्रेज जो थे वो करौली के शासक मदन पाल से खुश हो गए, इसलिए मदन पाल सिंह जो थे, इनकी तोपों की जो सलामी थी,
तोपों की जो सलामी थी वो 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है, 17 कर दी जाती है। कितनी, 17। और ये जो महाराव राम सिंह थे जो कोटा के शासक थे, इनसे अंग्रेज नाराज हुए थे। नाराज क्यों हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि राम सिंह जी, जब आपको 14 अक्टूबर को खबर मिल गई थी कि राज्य में क्रांति हो सकती है, तो आपको 14 अक्टूबर को जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इसका मतलब आपने ढंग से काम नहीं किया। इसलिए कोटा के शासक जो राम सिंह थे उनसे नाराज होने के कारण इनकी जो तोपों की सलामी है वो 15 से घटाकर कितनी कर दी जाती है, 13 कर दी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मदन पाल सिंह की तोपों की सलामी 13 से बढ़ा के 17 कर दी गई थी और राम सिंह की तोपों की सलामी 15 से घटा के 13 कर दी जाती है। अच्छा, उसके बाद इनकी सलामी बढ़ाई गई थी और एक और चीज याद रख लेना, मदन पाल सिंह को एक उपाधि भी दी गई थी, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार। ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार की उपाधि किसको दी गई थी भाई? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, मदन पाल सिंह को। ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार की उपाधि किसको दी गई थी, मदन पाल सिंह को। ये आपकी कोटा राज्य की क्रांति। कोटा राज्य की क्रांति का अंत हो गया। करौली के शासक मदन पाल सिंह और रॉबर्ट की सेना आ गई और उन्होंने राम सिंह जो थे उनको पुनः राजा बना दिया। ये ध्यान रखना। एक चीज और याद रख लेना, ये जो क्रांति हुई थी इसमें कोटा के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है भंवरगढ़। कोटा में एक स्थान था, क्या, भंवरगढ़, एक जगह पड़ती है। वहां के जो व्यापारी थे, वहां के जो व्यापारी थे, दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। वहां के जो व्यापारी थे उन्होंने कोटा राज्य की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ दिया था। व्यापारियों ने क्रांतिकारियों को चंदा दिया था। इसलिए अंग्रेज जो थे वो कोटा के व्यापारियों से बहुत नाराज हुए और इन पे 51 रुपए का टैक्स लगाया गया था। 51 रुपए का टैक्स भी लगाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, बड़ी मात्रा रहेगी। 51 रुपए का क्या लगाया गया था, टैक्स लगाया गया। ठीक है, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। बहुत छोटी क्रांति है, 4, 5, 10 नाम है, आपको याद रखने। गौर से देखो, ध्यान से। कोटा राज्य की क्रांति कब हुई थी भाई? तो 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को क्रांति हुई थी। उस समय कोटा के शासक कौन है? तो राम सिंह। कोटा के पीए कौन है? तो मेजर बर्टन। 15 अक्टूबर को क्रांति होती है, लेकिन 14 अक्टूबर को जो बर्टन जो थे वो नीमच से कोटा आए। बर्टन ने आके कहा कि आप जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार कीजिए। राम सिंह के जो सलाहकार थे जिनका नाम क्या था, नंद किशोर, नंद किशोर ने ये बात जाके क्रांतिकारियों को बता दी और 15 तारीख को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में 2 सेना की टुकड़ियों का नाम याद रखना है, भवानी पलटन और नारायण पलटन। इन्होंने कोटा राज्य में क्रांति कर दी थी। इन्होंने बर्टन का सिर काट दिया और पूरे कोटा राज्य में घुमाया गया। उसके बाद सिर काटने के बाद कोटा राज्य में क्रांति हो जाती है और ये जो राम सिंह थे इनको लगा कि अब जनानी जोड़ी जो है वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए राम सिंह ने महाराणा स्वरूप सिंह जो मेवाड़ के शासक थे उनको पत्र लिखे थे कि जनानी जोड़ी की आप रक्षा कीजिए। तो ये भी ध्यान रखना कि राम सिंह ने किसको पत्र लिखे थे, स्वरूप सिंह को। उसके बाद राम सिंह के एक और सलाहकार थे जिनका नाम क्या था, देवीलाल। ये देवीलाल जो थे ये भी क्रांतिकारियों को समझाने के लिए आए थे, लेकिन इनकी भी क्या कर दी जाती है, हत्या। तो ये भी याद रखोगे कि किस भारतीय की हत्या हुई थी या कोटा राज्य की किस सैनिक की हत्या हुई थी, किस ये जो थे सलाहकार थे किसकी हत्या हुई थी, तो क्या कहोगे, देवीलाल की हत्या हुई थी। इनकी भी हत्या हो जाती है। 6 माह तक शासन जो है वो जनता के हाथ में रहता है, सुचारू रूप से चलता है। लास्ट में मथुरेश मंदिर के जो महंत हैं जिनका नाम क्या है, कन्हैया लाल जी गोस्वामी, इन्होंने राम सिंह के मध्य और क्रांतिकारियों के मध्य हस्ताक्षर करवाए थे और उसमें कितनी शर्तें रखी गई थी, 9 शर्तें रखी गई थी। वो शर्तें जो थी वो 1-2 मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और अंत में करौली के शासक मदन पाल। अच्छा, ये करौली के शासक मदन पाल जो थे ये सेना लेके कब आए थे, तो ये भी आपको याद रख लेना। कब आए थे, 30 मार्च। कब लेके आए थे, 30 मार्च 1858 ईस्वी को करौली के शासक मदन पाल और रॉबर्ट की सेना आती है और कोटा राज्य को पुनः क्या करवाया जाता है, मुक्त करवाया जाता है। ये आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये कब हो गया, 30 मार्च। 30 मार्च वैसे हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं और ये कोटा राज्य की आपकी क्रांति। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का भी राजस्थान में बहुत अहम रोल है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।